हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। एंड स्टूडेंट्स, इसकी ऑलरेडी हम लोगों ने काफी क्लासेस पढ़ ली। बच्चों, हमने अभी तक पढ़ लिया कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। हमने ये सब कुछ अभी तक पढ़ लिया है, समझ लिया है। हमें ये पता लग गया है कि कंपनी किसे बोला जाता है, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और उसके अलावा बच्चों, हमको ये भी पता लग गया है कि कंपनी कितने टाइप की होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कंपनी बनाई कैसे जाती है? सर कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है? सर कंपनी कैसे बनाई जाती है ये बताइए। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अथॉरिटीज को सबमिट करने पड़ते हैं, किस अथॉरिटी को सबमिट करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस बहुत लेंथी है बट इजी है। इजी है। और इसको आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। आपको रटना नहीं है बच्चे, आपको ना प्रैक्टिकली इसको समझना है, इमेजिन करना है कि आप सच में खुद कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। बहुत इजी होगा आपके लिए, मजा भी आएगा। मैं आपको एकदम ऐसे समझा दूंगा जैसे एक्चुअल में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो देखते हैं, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मैं पुराने प्रोसेस की बात करूं तो पहले ना ऑप्शन होता था। अगर कोई कंपनी को ऑफलाइन बनाना चाहे, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये आरओसी एक अथॉरिटी होती है। आप सीएमए फाइनल में हैं, आपने इंटर में पढ़ा होगा। आप जिस स्टेट के अंदर कंपनी बना रहे हो, उस स्टेट के आरओसी के पास में जाकर आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब पहले ये प्रोसेस अवेलेबल था बच्चों, कि अगर आप कंपनी को ऑफलाइन, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो ऑनलाइन मेथड नहीं जानते थे या यूज नहीं करना चाहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग चले जाते थे आरओसी के ऑफिस में, दफ्तर में। और वहां पर जाकर अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी मांगता था उनको लिख के दे देते थे और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती थी। पहले ऑफलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल था और बच्चों ऑनलाइन प्रोसेस भी अवेलेबल था। लेकिन अब जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जो कि नया प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। बच्चों मैं दोबारा बोलता हूं, अब सिर्फ ऑनलाइन ही कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। कंपनीज को ऑफलाइन तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि पहले जब कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता था, चाहे से ऑफलाइन चाहे से ऑनलाइन, बहुत लेंथी प्रोसेस होता था बच्चों। बहुत लेंथी प्रोसेस होता था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करने पड़ते थे। बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑनलाइन के अंदर हमें फाइल करने पड़ते थे पुराने प्रोसेस में। लेकिन बच्चों, अब जो नया प्रोसेस आया है, अब जो नया प्रोसेस आया है वो बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। हम अब सिर्फ ऑनलाइन ही कंपनी को बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब है आपको बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल नहीं करने पड़ते। अब सिर्फ एक ई फॉर्म फाइल होता है। अब सिर्फ एक ई फॉर्म फाइल होता है और उससे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो मैं दोबारा से बोलता हूं बच्चों,
आज के वक्त कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस अवेलेबल है। ये अच्छी बात है, कंपनी जल्दी से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इसे इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्यों बोला जाता है? इंटीग्रेटेड प्रोसेस बच्चों इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब इंटीग्रेटेड प्रोसेस हम क्यों बोल रहे हैं? इंटीग्रेटेड प्रोसेस बच्चों इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू, बच्चों इस प्रोसेस के थ्रू हमें बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल नहीं करने पड़ते। एक ई फॉर्म हम फाइल करते हैं और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही ई फॉर्म फाइल करना पड़ता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक चीज और बता दूं बच्चों मैं आपको, अब जो प्रोसेस हम यूज करते हैं कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का, बच्चों उस प्रोसेस का नाम होता है स्पाइस प्लस। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको समरी समझा रहा हूं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की। एक बार आपको थोड़ी सी समरी समझ में आ गई ना, मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको मूवी का। ट्रेलर से आपको पता चल जाएगा मूवी में किस तरह के सीन आने वाले हैं। सेम उसी तरीके से बच्चों अभी मैं आज के वक्त कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का एक छोटा सा समरी क्रक्स समझा रहा हूं पहले, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार समरी समझो बच्चे आप। अब मैं आपसे बोल रहा हूं स्टूडेंट, आज के वक्त कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का जो ऑनलाइन प्रोसेस है बच्चे, उसका नाम है स्पाइस प्लस। स्टूडेंट बोलता है सर इस स्पाइस प्लस का मीनिंग क्या होता है, या स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म क्या होती है सर, मुझे तो ये समझा दो आप। तो मैं समझा देता हूं। एस का मतलब है सिंप्लीफाइड, पी का मतलब है परफॉर्मा, आई का मतलब है टू इनकॉर्पोरेट, सी का मतलब है कंपनीज, और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली। बच्चों अब जो प्रोसेस देखो, नाम से पता चला है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। पहले कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, बहुत हैवी प्रोसेस होता था, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती थी। लेकिन बच्चों अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ही सिंप्लीफाइड परफॉर्मा हो गया है कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का। कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक की ये बात? अभी तक मैंने आपको समझाया आज के वक्त सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, और उसमें स्पाइस प्लस हम फॉर्मूले स्पाइस प्लस प्रोसेस को यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं बच्चों, आज के वक्त जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे, आज के टाइम जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आपको क्या होता है, पहले जब ओल्ड प्रोसेस चलता था ना, तो उसमें ये ऑप्शन होता था कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो। उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस होते थे कि आप उसको ईपीएफओ, ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जब उनको सैलरी दी जाती है तो सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में डाल दिया जाता है, और वो एम्प्लॉय जब रिटायर होता है, उस कंपनी को छोड़ के जाता है, तब उसे प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा दे दिया जाता है। समझ रहे बच्चे आप? ये जरूरी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कंपनीज के पास ऑप्शन था कि वो ईपीएफओ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं तो कराएं या ना कराएं। अब कंपलसरी है, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो बच्चों आपको ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, ये लो अच्छी बात है, ये आपके लिए फायदेमंद है। जब आप कंपनी में एज सीएमए बन जाओगे, कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपको पूरा 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा बच्चे हर महीने, उसका कुछ पार्ट प्रोविडेंट फंड में कट जाएगा। अच्छा है, सेविंग है आपकी। जिस दिन आप कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, सोचिए वो पैसा इकट्ठा होते होते प्रोविडेंट फंड में कितना हो गया आपके लिए। एक साथ में वो पैसा मिलेगा, आप उसका यूज उठा सकते हैं।
सेम उसी तरह से स्टूडेंट ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। तो बच्चे मैं दोबारा से बोल देता हूं कि कंपनीज को ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, एंड ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब जब आप कंपनी के अंदर अपॉइंट हो जाओगे बच्चे, आप कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे, पता है आपको कंपनी आपके इंश्योरेंस करवाएगी। आपने सुना होगा, आपके सीनियर से सुना होगा कि यार मैं जिस कंपनी में सीएमए की तरह जॉब करता हूँ उस कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस करवाया, मेरी वाइफ का या मेरे मम्मी पापा का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ये जरूरी कंपलसरी हो गया है। कल को मान लीजिए कोई पर्सन कंपनी में काम कर रहा है, वो इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है बच्चे, तो फिर उस केस में कंपनी को जो उस बंदे का लॉस हुआ, उसके घर वालों का मॉनेटरी लॉस हुआ, लाइफ तो गई, लेकिन अब एक कमाने वाला भी कम हो गया, तो बच्चों इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा आपको, कितना फायदा होता है। इसीलिए अब अगर कंपनी बना रहे हो स्टूडेंट, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। उसके अलावा स्टूडेंट में नेक्स्ट बात और बताऊं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, बैंक में अकाउंट ओपन करना भी कंपलसरी होता है। ये तीनों पॉइंट तो बच्चों इंडिया के अंदर कंपनी कहीं भी ओपन हो रही है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ईपीएफओ ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक लीगल कंपनी बन पाओगे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। ये तीनों काम इंडिया में कहीं भी कंपनी खोल रहे हो करना जरूरी है। पर बच्चे अगर आप महाराष्ट्र के अंदर कंपनी खोल रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर कंपनी खोल रहे हैं, तो ये तीन रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, प्लस प्लस एक रिक्वायरमेंट और करनी पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रोफेशनल टैक्स के अंदर। तो स्टूडेंट मैं दोबारा से आपको बता दूं, आज के वक्त कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली है, फिजिकली नहीं है। अब ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, अच्छी बात है, एक ही ई फॉर्म में बहुत बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, कंपनी जल्दी से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं कि ईपीएफ और ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, बैंक अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है, और अगर बच्चों महाराष्ट्र के अंदर ओपन कर रहे हो तो प्रोफेशनल टैक्स भी लेना, वहां भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक की आपकी पूरी बात समझ गया हूं, सर अब चलते हैं हम लोग आगे। मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट, देखो आपको पता है मेक इन इंडिया एक कंपेन चला था, है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कंपेन चलाया था कि इंडिया में बिजनेस बढ़नी चाहिए, लोग इंडिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। इंडियन लोगों की मेंटेलिटी होती है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल जाए, सर्विस मिल जाए, नौकरी कर लें, पर खुद का बिजनेस होगा तो आप लोगों को नौकरी दे पाओगे। ये आइडिया इम्प्लीकेट किया गया हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के थ्रू, और उन्होंने बोला कि हम इंडिया के अंदर बिजनेस करना इजी कर देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत इजी कर देंगे। ऐसा नहीं है, इंडिया में पहले जब बिजनेस करना होता था तो लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब ऐसा नहीं है। लोन पहले बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता था, अब ऐसा नहीं है। पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं है, घर पे बैठे बैठे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो बच्चे यही बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिजनेस, इंडिया के अंदर बिजनेस को बढ़ाना देने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोसेस के अंदर कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करने का जो प्रोसेस है उसका नाम रखा है स्पाइस प्लस। इसे इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोला जाता है। फुल फॉर्म में इसकी बता चुका हूं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? अब बात ये आती है कि सर अभी तक तो आपने मोटा मोटा हमको समझाया कि अगर आज इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट होगी। उसके अलावा सर आपने हमको ये भी समझा दिया कि अगर
एक तो कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके लिए स्पाइस प्लस फॉर्म डाल दिया गया है, वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। और उसके अलावा अब ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस इसलिए बोला जाता है, एक ही ई फॉर्म के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। पर एक्चुअली में होता कैसे है, मैं आपको बता देता हूं बच्चे, एक्चुअली में होता कैसे। पहले समरी बता रहा हूं, फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा इसको। छोटी सी समरी बता रहा हूं। क्या करना होता है बच्चों, आपको जाना होता है गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको टाइप करना होता है एमसीए 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। ये एमसीए का पोर्टल है, वेब पोर्टल है, एक तरह की वेबसाइट मान लो, वेब पोर्टल है। एमसीए 21 पर आप जब चले जाओगे तो फिर ओपन हो गया, एमसीए 21 का पेज ओपन हो गया। वहां पर जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपनी सर्विसेज। जब आप उस ऑप्शन को ओपन करोगे, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक मिलेगा स्पाइस प्लस। जब आप उस स्पाइस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर दो फॉर्म ओपन हो जाएंगे, स्पाइस प्लस का पार्ट ओपन हो जाएगा। एक होगा पार्ट ए, एक होगा पार्ट बी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, MC21 टाइप करना है। MC21 पे पहुंच के एक और चीज, वहां पर आपको अपना अकाउंट में लॉग इन करना है। अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है लॉग इन कर लो, नहीं बना हुआ है बना लो, सिंपल प्रोसेस है। अकाउंट बनाना आपको आता है, सब जगह पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और फलाना ढीकना, यूट्यूब, जीमेल, सब जगह पर आपने सेमीफाइनल में हो, आपको पूरी नॉलेज है बच्चे। लॉग इन कर लिया आपने, कंपनी डिटेल्स पे चले जाओ, वहां पर स्पाइस प्लस पे चले जाओ, कंपनी सर्विसेज में चले जाओ, वहां पे स्पाइस प्लस पे चले जाओ। वहां पर जैसे ही करोगे तो आपको दो फॉर्म मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। सबसे पहले आपको पार्ट ए ओपन करना है। सर ये पार्ट ए किस लिए होता है? यार देखो, जब आप कंपनी बनाते हो ना, तो कंपनी बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है कंपनी किस नाम से आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, वो नाम पहले पक्का कर लो, वो नाम पहले इंश्योर कर लो। पहले चेक कर लो जिस नाम से आप कंपनी ओपन करने का सोच रहे हो, क्या वो नाम मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। जिस नाम से आप कंपनी ओपन, ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आपने अपने मन से सोचा मैं फलाने नाम से कंपनी बना लूंगा और बना ली, नहीं, आपको पहले मार्केट में उस नाम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है बच्चे। क्या चेक करना होता है? नाम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, और क्यों करनी होती है मैं ये समझाऊंगा, पर पहले समझो। वहां पर जाकर आप पार्ट ए पर जब क्लिक करोगे तो आपको ना ऑप्शन मिलेगा कि आप किस नाम से कंपनी ओपन करना चाहते हो, वो नाम वहां पर आप लिख दो। और दो तीन चीजें होती हैं वो लिख दो, किस टाइप की कंपनी बनाओगे, किस फील्ड में काम करेगी, ये कर दो। और फिर उसको फाइल कर दो, पार्ट ए वाले को फाइल कर दो। आपने जो नाम वहां पर दिया है, अगर वो नाम अवेलेबल है, अगर वो नाम अवेलेबल है, तो शो हो जाएगा ये नाम आपके लिए अवेलेबल है, और ये नाम आपके लिए अब 20 दिन रिजर्व में रखा जा रहा है। मतलब 20 दिन तक इस नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता, चूज नहीं कर सकता। ये नाम आपके लिए रिजर्व में रखा जा रहा है। अगर नाम पार्ट, आप स्पाइस प्लस को ओपन किया, पार्ट ए को ओपन किया, वहां पे जो नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो वो नाम आपने लिखा, और एक बार में एक ही नाम लिख सकते हो बच्चे, एक से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। और उसके अलावा फिर आपने क्या कर दिया, उसके अलावा आपने और भी चीजें फिल करी वहां पर, जैसे कंपनी किस फील्ड में काम करेगी, थोड़ी बहुत डिटेल्स आपने फिल करी और उसको फाइल करा। अगर नाम अवेलेबल है बच्चों, अगर नाम अवेलेबल है तो वो शो करेगा ये नेम अवेलेबल है। आपको पूछा जाएगा क्या इस नाम को रिजर्व करना चाहते हो आप, आपने यस पे क्लिक किया तो बच्चे 20 दिन के लिए वो नाम आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। 20 दिन तक कोई और चूज नहीं कर सकता। तो सर उस 20 दिन के अंदर हमें क्या करना होगा, इस नाम को अपने पास में कंफर्म करने के लिए आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, कंपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा आरओसी से। कहने का मतलब स्पाइस का पार्ट बी फाइल करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना होगा।
सर पार्ट बी में क्या जाता है? पार्ट बी के अंदर कंपनी की पूरी डिटेल जाती है, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन है वो डायरेक्टर, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस जाते हैं, कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जाता है, वो सब कुछ जाता है। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चे आपको कि जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो जैसे ही एमसीए 21 पर अपने अकाउंट से आप लॉग इन करोगे, कंपनी सर्विसेज में जाओगे, वहां पर स्पाइस प्लस में जाओगे, वहां ओपन करोगे, पार्ट ए पर जाओगे, वहां आपको नाम रिजर्व में करना है जो कि 20 दिन के लिए रिजर्व रहता है अगर अवेलेबल है। एक बार वो नाम अवेलेबल हो गया तो उन 20 दिनों के अंदर आपको पार्ट बी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आरओसी के पास में फाइल करने होते हैं। आरओसी उनको चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, आपकी कंपनी बन जाएगी। स्टूडेंट बोलता है सर आपने अभी तक मुझको जो समझाया, सर आपने मुझे एक प्रोसेस की समरी समझा दी, मुझे समझ में भी आ गया है सर, अब इसको डिटेल में चलते हैं लेकर। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप क्या है? नेम के लिए अप्लाई करो। सबसे पहले जाओ गूगल पे, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए 21 टाइप कर दो, गूगल सर्च पे क्लिक करो, ये पेज ओपन हो जाएगा, लॉग इन करो। अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लो। लॉग इन कर लिया, उसके बाद में ऑप्शन दिखेगा कंपनी सर्विसेज, वहां पर चले जाओ। जैसी कंपनी सर्विसेज पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा स्पाइस प्लस, जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा, पार्ट ए को ओपन करो। वहां पे बताओ किस टाइप की आप कंपनी बनाना चाहते हो, किस क्लास की आपकी कंपनी रहेगी, पब्लिक रहेगी, प्राइवेट या वन पर्सन रहेगी, और क्या नाम आप रखना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पर लिखो। अगर कोई फाइल आप चूज करना चाहते हो, जैसे आपने कोई पीडीएफ फाइल बनाई हुई है वो अटैच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसको फाइल करोगे, ये सेम बात यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है जो मैंने प्रैक्टिकली समझा, जैसे ही आप उसको फाइल करोगे अगर वो नाम अवेलेबल है तो आपको 20 दिन के लिए वो नाम रिजर्व हो जाए। उन 20 दिन के अंदर आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्वेश्चन तो देखो बच्चे, अभी तक हमने स्पाइस प्लस का पार्ट ए फाइल कर दिया, नाम हमारे पास में रिजर्व में आ गया 20 दिन के लिए। अब हमें स्पाइस प्लस का पार्ट बी फाइल करना है, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था एक ई फॉर्म फाइल होता है INC 32। INC 32 ई फॉर्म आप फाइल करते हो पार्ट बी के अंदर। ये मेन ई फॉर्म है, इसके अंदर हम बहुत सारे ई फॉर्म्स अटैच करेंगे। आप बोलोगे अभी अभी पता है मैं आपको ना ऐसे समझाने वाला हूं कि अब हम INC 32 ई फॉर्म फाइल करेंगे, जिसके अंदर हम एक तो INC 9 फॉर्म अटैच कर देंगे, एक हम INC 10 फॉर्म अटैच कर देंगे, एक हम INC 8 फॉर्म अटैच कर देंगे, एक हम DIR 12 फॉर्म अटैच कर देंगे, एक हम INC 22 फॉर्म अटैच कर देंगे, एक हम INC 33 फॉर्म अटैच कर देंगे, INC 34 फॉर्म अटैच कर देंगे। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे एक ही फॉर्म फाइल करना होता है, अब आपने इतने सारे ई फॉर्म्स लिख दिए, ये क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, जब ओल्ड प्रोसेस था ना तो ये अलग से फाइल करना था, ये अलग से, 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 सबका पैसा लगता था 500 रुपया। लेकिन बच्चों आज आपको सिर्फ ये फॉर्म फाइल करना है, ये सभी तो हम इसके अंदर अटैच कर रहे हैं, पैसा सिर्फ एक बार लग रहा है आपका 500 रुपया। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, तो अब क्या क्या चीजें हमें INC 22 के अंदर अटैच करनी है? एक तो INC 9, जिसमें हम बताएंगे कि सब्सक्राइबर और डायरेक्टर जो है उनका डिक्लेरेशन कि वो कौन है, हाँ जी वो क्वालिफाइड लोग हैं। क्लियर है? इसके अलावा डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन आएगा, वो लोग डायरेक्टर्स बोलेंगे कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमने कभी फ्रॉड नहीं किया, आप अपनी कंपनी में हमें डायरेक्टर बना सकते हो, ये INC 10 के अंदर जाएगा बच्चों। क्लियर है? इसके अलावा एक INC 8 भी जाता है जाने को बच्चों, जिसमें प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो है वो डिक्लेरेशन देता है कि हाँ ये लोग डायरेक्टर मेंबर बनने लायक हैं, आप इनको बना लो। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली हुई है तो जो ओनर है उसका NOC कि उसे प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अगर कंपनी चलाओगे, कमर्शियल काम करोगे, उसे कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर है। और ऑफिस जहां पर जो आपकी कंपनी बनेगी, जो एड्रेस है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप ओनर हो तो आपको अपना कन्वेंस मतलब आप जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। लीज पे ली हुई है तो लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। ओनर हो तो यूटिलिटी बिल दिखा दो। यूटिलिटी बिल का मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल दिखा दो। 2 महीने से ज्यादा पुराना मत देना। उसके अलावा जो डायरेक्टर हैं उनको डीआईएन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। ये एक यूनिक नंबर होता है, 7 न्यूमेरिक डिजिट्स का नंबर होता है। कोई भी पर्सन जो कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, बनने से पहले उसके पास में डीआईएन होना चाहिए। अगर डीआईएन नहीं है तो वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो डीआईएन भी हम बताते हैं डायरेक्टर्स के, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस भी बताते हैं, उनके हम डिजिटल सिग्नेचर भी बताते हैं। क्योंकि भाई वो कंपनी के डायरेक्टर और मेंबर है। कल को कोई डॉक्यूमेंट आरओसी के पास में जाएगा जिसके ऊपर डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे, तो कंपनी आरओसी चेक करेगा ना कि जब ये कंपनी रजिस्टर हुई थी तब इन्होंने डायरेक्टर और मेंबर के सिग्नेचर मुझे यहाँ पर दिखाए थे, ये वाले हैं क्या, आज भी यही सिग्नेचर है ना, कहीं सिग्नेचर कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। आरओसी चेक करेगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं बच्चों, ये मैंने यहाँ तक आपको बताया। ये आईएनसी 32 के साथ में अटैच किए जा रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट। पैसा सिर्फ हमें इसका देना है। उसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ स्टूडेंट कि आईएनसी 33 भी अटैच होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक एमओए होता है। मैंने बोला था ना हर कंपनी के अंदर जब भी बनती है एमओए एओए डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी को बना रहे हैं तो एमओए एओए भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एमओए फॉर्म नंबर आईएनसी 33 में अटैच होता है। इलेक्ट्रॉनिक एओए फॉर्म नंबर आईएनसी 34 में अटैच होता है। मैंने आपको बोला था ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराना है, ईएसआईसी में कराना है, जीएसटी में कराना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, ये सब। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, हम सबसे पहले गूगल पर गए, वहां पे जाकर MCA 21 पर चले गए, वहां पे जाके हमने लॉगिन करा, अकाउंट नहीं था अकाउंट बनाया। वहां जाकर हम कंपनी सर्विसेज में गए, वहां पर जाकर हम स्पाइस प्लस में गए, वहां पर जाकर पार्ट ए में हमने अपना नाम रिजर्व कराया 20 दिन के लिए। और अब हम पार्ट बी के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आईएनसी 32 के अंदर अटैच करके भेज रहे। अब हमने फाइल कर दिया बच्चों, अब हमने फाइल कर दिया। अब हम जैसे ही इसको फाइल करेंगे तो ये पूरे सब डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास में चले जाएंगे। आरओसी इनको चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कैंसिल कर या एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। यहां तक हमने 3 स्टेप पढ़ा। पहला स्टेप नेम अवेलेबल करवाना, दूसरा स्टेप ये पार्ट बी को फाइल करना, आईएनसी 32 डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, और तीसरा स्टेप हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि आरओसी से मिलता है। अब प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस बाकी है। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको और क्लियर कर दूं, फिर वरना हम पीछे रह जाएंगे, है ना। कुछ चीजें हैं जो मेरे को आपको क्लियर करनी, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बोला बच्चे पार्ट ए के अंदर बच्चे आप एक बार नाम भेजते हो। पार्ट ए के अंदर आप एक नाम सजेस्ट करते हो, उसका आपको पैसा देना होता है। क्लियर है। सपोज कीजिए बच्चे एक बार आपने नाम सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जब दोबारा दोगे तो भी पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बार जो नाम जाएगा वो पहले वाले पैसे के अंदर चला जाएगा। इवन वो रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार जो नाम जाएगा वो भी पहले वाले के अंदर चला जाएगा। मतलब एक बार पैसा देके आप 3 बार भेज सकते। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए कंपनी 2 टाइप की होती है। एक वो बंदा होता है जो ये बोलता है यार मैं पहले पार्ट ए फाइल करता हूँ, नेम अवेलेबल चेक कर लेता हूँ, 20 दिन रिजर्व में रखवा लेता हूँ, फिर पार्ट बी फाइल करूंगा क्योंकि मुझे पक्का नहीं है कि जो नाम मैं सोच रहा हूँ वो अवेलेबल हो ही जाएगा। तो वो पहले पार्ट ए को फाइल कर रहा है फिर पार्ट बी को फाइल। एक ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो ये बोले कि नहीं मुझे तो कंफर्म है कि मेरा जो नाम मैं सोच रहा हूँ वो तो अवेलेबल है मेरे पास में, और वो तो अवेलेबल हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो बोल रहा है मैं पार्ट बी को सेपरेट सेपरेट फाइल नहीं करूंगा, मैं जॉइंटली फाइल करूंगा। हाँ तो वो भी कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और बता दूं बच्चों, पहले जब पुराना प्रोसेस चलता था
तो क्या होता था, इवन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस, तो नाम लेने का जो प्रोसेस होता था ना, अभी तो हमने स्पाइस प्लस में दोनों कर दिया, पार्ट ए पार्ट बी दोनों, लेकिन बच्चों पहले जो प्रोसेस चलता था ना, उसमें नाम लेने का जो होता था वो रन सर्विस के थ्रू लिया जाता था। नाम अलग से एक रन सर्विस होती थी, उसको यूज करके नाम लिया जाता था, जिसका मीनिंग होता था रिजर्व यूनिक नेम। अब वो रन सर्विस का हम यूज नहीं लेते। देखो यहाँ पे दिखेगी, आप देखो, ये देखो रन सर्विस, पहले ये चलती थी, अब नहीं चलती है। अब तो डायरेक्टली स्पाइस प्लस में पार्ट ए को ओपन करो। क्लियर है बच्चों? तो पहले जब हम कंपनी बनाते थे ना, तो नाम की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमें रन सर्विस का यूज लेना पड़ता था। उसमें भी 20 दिन के लिए नाम रिजर्व रहता था। अब वो नहीं है, अब डायरेक्टली स्पाइस, मैंने बोला ना इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, स्पाइस प्लस सब कुछ कर रहा है खुद। तो सर क्या अब रन सर्विस का यूज ही नहीं लिया जाता? लिया जाता है। अगर आपने कंपनी ओपन कर ली, उसके बाद आप नाम चेंज करना चाहते हो, कंपनी का आप चेंज करना चाहते हो, या गवर्नमेंट जबरदस्ती आपसे नाम चेंज करवा रही है, तो उस वक्त रन सर्विस का यूज लिया जाता है। तो आज के वक्त रन सर्विस का यूज नाम चेंज करने के लिए लिया जाता है, नाम अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए नहीं। स्टूडेंट बोलता है सर दो बातें बताई, एक बार पैसा देंगे, 3 बार नाम अलॉट चांस मिल जाता है। रन सर्विस अब यूज नहीं होती है, नाम अवेलेबिलिटी के लिए, नेम चेंज के लिए यूज होती है। पर सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर क्वेश्चन ये है कि हम नेम की अवेलेबिलिटी आखिर चेक क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि हम, ऐसा क्यों नहीं है कि सर मैं जो सोच रहा हूं उस नाम से कंपनी बना लूं? क्यों हमें नाम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ रही है? इसकी 3 वजह हैं बच्चों। पहली वजह, कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कोई कंपनी पहले से बनी हुई है उससे मिलता जुलता, रिजेंबलिंग नाम नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? रिजेंबलिंग नाम नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के नेम के अंदर कुछ वल्गर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में खड़े होके हम वो नाम ले भी ना सकें, गाली गलौच या अपशब्द हो उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, तो पहला तो हो गया कि रिजेंबल नहीं होना चाहिए, दूसरा हो गया कि वल्गर नहीं होना चाहिए, और तीसरा हो जाता है स्टूडेंट, थर्ड क्या हो जाता है, कुछ शब्द है बच्चों, अगर वो शब्द आप कंपनी के नाम में यूज करना चाहते हैं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप ऐसे अपनी मर्जी से वो शब्द कंपनी के नाम में यूज नहीं ले सकते। वो क्या है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, मिनिस्ट्री, कॉमर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, चैम्बर, एसेट्रा। ये वो शब्द है बच्चों जिनको आप कंपनी के नाम के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चों ये जो शब्द है ना, ये पूरे भारत को, इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आज आपने इन शब्दों को यूज करके कंपनी बना ली और कल को वो कंपनी फ्रॉड करती है, बदनामी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें हमारे देश का नाम आ रहा है। इसलिए बच्चों, और आप देखिए, जब भी हम ऐसे शब्दों को सुनते हैं ना, तो हमारे मन में क्या आता है, कहीं यार ये गवर्नमेंट तो नहीं है, या गवर्नमेंट फंडेड तो नेक काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसे शब्द यूज, तो इसलिए नाम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। नाम कहीं ऑलरेडी कंपनी से बना हुआ रिजेंबल तो नहीं करता, वल्गर नहीं होना चाहिए, और ये शब्द यूज करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले। तो यहां तक बच्चों मैंने अभी तक जो समझाया वो आपको समझ में आया? एक पॉइंट और एक्स्ट्रा पहले मुझे समझाना है, मैं फिर आगे मूव करूं। मैंने आपको ये बोला बच्चों कि पहले जो ओल्ड प्रोसेस चला करता था ना, उसमें क्या होता था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि उस पर्सन के पास में होना जरूरी है जो डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको पहले अलग से लेना पड़ता था, अलग से एक प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे, डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि डीआईएन कैसे लिया जाता है। पर अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या है बच्चों की, पहले जो ओल्ड प्रोसेस था ना,
उसके अंदर जो भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास भी डीआईएन होना जरूरी था, पहले भी था, आज भी है। पर पहले उसको एक अलग प्रोसेस फॉलो करके डीआईएन लेना पड़ता, कंपनी को एक अलग प्रोसेस फॉलो करके अपना एड्रेस लेना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे अलग प्रोसेस थे जो कंपनी को पहले करने पड़ते थे। वो डॉक्यूमेंट्स करने अटैच अपने पास में लेने पड़ते थे और फिर डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास में भेजे जाते। लेकिन अब ये जो पार्ट बी है ना, स्पाइस प्लस फॉर्म है, ये हमको एक फैसिलिटी देता है। ये बोलता है कि आपको अलग से डीआईएन, अगर कोई बंदा कंपनी बनने जा रही है, कोई पर्सन उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने जा रहा है, उसको अलग से डीआईएन नहीं लेना पड़ेगा। इस स्पाइस प्लस फॉर्म की हेल्प से डीआईएन भी मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। लेकिन एक बार में मैक्सिमम 3 डायरेक्टर को डीआईएन मिल सकता है इस फॉर्म के थ्रू, 3 से ज्यादा को नहीं मिल सकता। तो कोई दिक्कत भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर 2 होने जरूरी है, पब्लिक के अंदर 3 होने जरूरी है। अब सपोज कीजिए बच्चों, कोई प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है और वो 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है, मतलब अभी कंपनी ओपन हो रही है, कंपनी बन रही है, वो स्टार्टिंग में ही 5 डायरेक्टर लेकर आ रही है। हाँ तो ठीक है, मिनिमम वाली लिमिट तो फुलफिल हो ही रही है, इसमें 2 डायरेक्टर, इसमें 3 डायरेक्टर, 5 लेकर आ रही है। अब बच्चों इन 5 में से एक डायरेक्टर ऐसा है जिसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑलरेडी है और 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, इस प्रोसेस को यूज करके 3 लोगों को डीआईएन अलॉट हो जाएगा। मतलब कंपनी 5 डायरेक्टर रखना चाहती थी, अभी स्टार्टिंग में जब कंपनी बन रही है 5 नहीं रख पाएगी, वो 4 रख पाएगी। एक जिसके पास ऑलरेडी खुद का डीआईएन था पहले से, और 3 जिनको अभी डीआईएन मिला है। एक को अभी डायरेक्टर नहीं बनाए कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाए उसके बाद में उसको डीआईएन दिलवा दो और फिर डायरेक्टर बन। क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो स्पाइस प्लस के अंदर आपको डीआईएन मिल जाएगा, डायरेक्टर को डीआईएन मिल जाएगा, उसे अलग से प्रोसेस फॉलो नहीं करना। बट एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को, 3 से ज्यादा को नहीं। अगर आप ज्यादा डायरेक्टर बना रहे हो जिनके पास डीआईएन नहीं है, तो फिर आपको 3 लोग ही डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर आप ज्यादा डायरेक्टर बना रहे हो जिनमें से कुछ के पास ऑलरेडी डीआईएन है, बाकी के पास नहीं है, तो जिनके पास ऑलरेडी है वो तो बन जाएंगे, जिनके पास नहीं है उनमें से 3 बन जाएंगे, क्योंकि 3 को अलॉट हो जाए। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर एक चीज और बताइए ना, आरओसी के पास में हम जो कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं, सर रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है? कंपनी को बनाने की, कंपनी को रजिस्टर करने की फीस कितनी लगती है? अगर कंपनी की कैपिटल 15 लाख रुपए तक है या उससे कम है तो 0 रुपए। हाँ स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो स्टैंप ड्यूटी तो टैक्स है, वो तो कैपिटल पे देना पड़ता है। मैं रजिस्ट्रेशन फीस बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फीस अगर कैपिटल कंपनी की 15 लाख रुपए तक या उससे कम है, 0 रुपया। मैं आपको बता दूं, हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ी अलग भी हो सकती है। जैसे राजस्थान के अंदर पहले जो रजिस्ट्रेशन फीस चलती थी वो 2900 रुपए प्लस टैक्स चलता था, तो इस तरह से था। अब नहीं, अगर कंपनी की कैपिटल 15 लाख रुपए या उससे कम है तो रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं लगेगी। अगर कैपिटल 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी। स्टूडेंट बोलता है सर आप मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस बता रहे हो, अभी तक आपने मुझे बताया कि ऑनलाइन कंपनी, इलेक्ट्रॉनिकली ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, अब फिजिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। एक तो सर आपने मुझको ये बता दिया, दूसरा सर आपने मुझे ये बता दिया इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्पाइस प्लस यूज करते हैं, और स्पाइस प्लस के अंदर पार्ट ए रिजर्व करना पड़ता है, नेम 20 दिन के लिए हो जाता है, और पार्ट बी में डॉक्यूमेंट्स INC 32 के अंदर अटैच करके भेजते हैं, और आरओसी इन डॉक्यूमेंट्स को, जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं तो आरओसी इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मुझसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं
सर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सर कंपनी पैदा हो गई, सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, सर कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, अस्तित्व में आ गई। सर क्या क्या कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है? क्या कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? तो मैं उनसे बोलता हूं, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, वो कंपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल के बिना बनाई गई है, जो शेयर्स इशू करेगी ही नहीं, उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है, वो और वो अपना बिजनेस भी चालू कर सकती है। पर कोई ऐसी कंपनी जो शेयर कैपिटल के साथ में बन रही है, जिसके पास में शेयर कैपिटल है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, पैदा तो हो गई, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, एग्जिस्टेंस में तो आ गई, अस्तित्व में तो आ गई, लेकिन बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। बिजनेस कमेंस करने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट और लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन किस कंपनी को? जिसके पास में शेयर कैपिटल है उसको। जिसके पास में शेयर कैपिटल नहीं है, उसके इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस यही खत्म होता है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जिस कंपनी के पास में शेयर कैपिटल है, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, पर सर एक बात तो बताओ, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, सर इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला, इसको लेने के लिए कंपनी को दो डिक्लेरेशंस देने पड़ेंगे, दो चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पहला क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। देखिए बच्चों, जब भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के अंदर मेंबर्स और डायरेक्टर्स होना जरूरी है, मिनिमम हमने पढ़ा। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर 2, मिनिमम डायरेक्टर 2, पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7, मिनिमम डायरेक्टर 3। मिनिमम मेंबर डायरेक्टर होना जरूरी है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये मेंबर डायरेक्टर कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। मेंबर को तो परचेज करना मैंडेटरी, कंपलसरी होता है शेयर्स परचेज करना उस कंपनी के जिसका वो मेंबर बन रहा है। अब यार एक बात बताओ, कंपनी के मेंबर्स को शेयर्स परचेज करना कंपलसरी होता है। अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू ही नहीं कर रही तो मैंने बोला ये प्रोसेस अप्लाई होता ही नहीं है, फिर वो बात ही नहीं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कंपनी शेयर्स इशू कर, उस कंपनी के मेंबर को कंपनी का शेयर खरीदना जरूरी, चाहे एक शेयर खरीदे, कम से कम एक खरीदना जरूरी होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, चाहे से वो मेंबर है और उसने शेयर खरीदा है, खरीदना पड़ा है, फिर भी फ्री में तो नहीं खरीदेगा ना, उस शेयर का उसे पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके 180 दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर दिया हो। तो पहला जो डिक्लेरेशन है वो कंपनी कितने दिन में देती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 180 दिन के अंदर कंपनी डिक्लेयर करती है फॉर्म नंबर INC 20A में कि जितने भी मेंबर्स ने हमारे शेयर्स खरीदे थे वो फ्री में नहीं खरीदे, उन्होंने पेमेंट कर दिया। कौन डिक्लेरेशन दे रहा है? कंपनी। कौन सी कंपनी? जिसके पास शेयर कैपिटल है, जिसको ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए। किसको दे रही है? ROC को। कितने दिन में दे रही है? इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर। कौन से फॉर्म में दे रही है? फॉर्म नंबर INC 20A के। स्टूडेंट बोलता है क्लियर है सर, समझ में आ गया। ये तो पहला डिक्लेरेशन है। दूसरा डिक्लेरेशन क्या देना पड़ता है बच्चों? दूसरा डिक्लेरेशन मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर, हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये, हर कंपनी के ऊपर, चाहे से उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना है चाहे से नहीं लेना है,
चाहे से शेयर कैपिटल है चाहे से नहीं है, हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसके पास में उसका परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। और कितने दिन के अंदर होना जरूरी है? 30 दिन के अंदर। उन 30 दिन के अंदर कंपनी ने आरओसी को INC 22 नाम का ई फॉर्म फाइल किया। ये याद रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड ये ई फॉर्म हमेशा काम आने वाला है, ये दिमाग में फिट करो। हर कंपनी के पास जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। और वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में उन्हीं 30 दिन के अंदर वो कंपनी आरओसी को INC 22 के अंदर बताई। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर वो कंपनी आरओसी के पास में INC 22 फाइल करके बता देगी मेरा ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। और तो सोचो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 30 दिन में रजिस्टर्ड ऑफिस पक्का किया कंपनी ने, INC 22 के अंदर बता भी दिया आरओसी को, और उन्हीं 30 दिन के अंदर आरओसी का कोई एक पर्सन फिजिकली वेरीफाई भी कर गया, हाँ कंपनी झूठ नहीं बोल रही है, यही उसका एड्रेस है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको यहां तक? पर एक डाउट आता है, पर एक बात आती है, स्टूडेंट मेरे से बोलता है, बोला सर अभी जब आपने मुझे ये बताया था कि पार्ट बी के अंदर INC 32 फाइल किया जाता है और उसमें बहुत सारी चीजें अटैच करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सर आपने उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अटैच करवाया था। तो हम जब कंपनी बना रहे थे, हम जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना चाहते थे, आपने तब भी INC 22 लेने से पहले आपने INC 22 फाइल करवाया था, जो कि INC 32 के अंदर अटैच होकर गया था। मतलब आपने पहले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आरओसी को बताया। अब आप बोल रहे हो इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर INC 22 में परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बताना है। जब हम एक बार बता चुके हैं तो हम दोबारा क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बच्चों, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने से पहले जब हम पार्ट बी के अंदर INC 32 फाइल करते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, जिसमें हम INC 22 रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी अटैच करते हैं, उस वक्त अगर आपके पास में एक्चुअली में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं है, तो अगर आप सिर्फ स्टेट का नाम लिख दोगे, राज्य, जिस राज्य में आप कंपनी खोलना चाहते हो, तो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, क्योंकि स्टेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? सपोज करो, देखो मैं मोहित बंसल, सपोज करो मैं दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता, मेरे मन में आया कि यार मुझे एक कंपनी खोलनी है, मेरे मन में आया कि कंपनी मुझे राजस्थान में खोलनी, मेरे मन में आया मेरे मन में आया कि राजस्थान के अंदर जयपुर में खोलनी, जयपुर के अंदर मुझे लालकोटी वाले एरिया में, लालकोटी वाले एरिया के अंदर मुझे ये वाली बिल्डिंग किराए पर लेनी है, यहां मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, मेरे मन में आया। पर मुझे एक बात की श्योरिटी नहीं है कि आरओसी मुझे कंपनी खोलने की परमिशन दे ही देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुझे दे ही देगा, ये मुझे कंफर्म नहीं। सोचो अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने से पहले अगर अगर वो बिल्डिंग में रेंट पे ले लेता, सपोज करो उस बिल्डिंग का रेंट 4 लाख रुपए है, मैंने दे भी दिया ओनर को, कल को अगर आरओसी ने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया, मेरे 4 लाख डूब जाएंगे। इसलिए बच्चों, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि मुझे आरओसी से सीओआई मिल जाएगा और मेरे पास खुद की कोई जमीन जायदाद नहीं है, मैं रेंट पे लूंगा, इसलिए मैंने उस वक्त जब मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए था, जब मैं INC 32 फाइल कर रहा था जिसके अंदर मैं INC 22 अटैच कर रहा था, उस वक्त मैंने सिर्फ राजस्थान स्टेट लिख दिया और आरओसी ने मुझसे स्टैंप ड्यूटी राजस्थान में, क्योंकि हर स्टेट की स्टैंप ड्यूटी अलग होती है, पूरे राजस्थान के अंदर स्टैंप ड्यूटी एक ही चल, तो जो स्टैंप ड्यूटी थी वो मेरे से ले ली। हाँ, अब मुझे जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया
तब मुझे कंफर्म हो गया कि यार अब मैं ये बिल्डिंग रेंट पे ले सकता हूं, अब कोई टेंशन नहीं है, अब मेरे पास में परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के 30 दिन के अंदर अंदर आईएनसी 22 के अंदर मुझे आरओसी को वो एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बताना है, और उन्हीं 30 दिन के अंदर आरओसी का एक बंदा आके फिजिकली वेरीफाई करके बोलेगा हाँ कंपनी सही बोल रही है, यही इसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। बच्चों मैंने आपको बोला था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए 2 डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। पहला आईएनसी 22 में आईएनसी 20A के अंदर देना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 180 दिन के अंदर देना पड़ता है। उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी के सभी मेंबर्स जिन्होंने शेयर होल्ड करे थे उन्होंने पूरा पेमेंट दे दिया है। और दूसरा डिक्लेरेशन दिया जाता है सीओआई के 30 दिन के अंदर अंदर, जिसमें ये लिखा जाता है जी हाँ कंपनी ने 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पक्का कर लिया था, आईएनसी 22 के अंदर आरओसी को बता दिया था, और आरओसी का एक बंदा आके फिजिकल वेरीफाई कर गया था। ये दोनों डिक्लेरेशन अगर कंपनी दे देती है तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा, और अब कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। और यहां पर जाकर अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई हर तरह की। देखिए जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं थी वो इनकॉर्पोरेट हो गई थी, जिनके पास थी वो इनकॉर्पोरेट तो हो गई थी, बिजनेस शुरू नहीं कर पा रही थी, उसके लिए तो डिक्लेरेशन देने पड़ रहे थे। वो कौन कौन से थे वो मैंने समझा। तो यहां तक की बात बच्चों आपको समझ में आई, और यहां पर स्टूडेंट्स कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आखिर कंपनीज इनकॉर्पोरेट करी कैसे जा। क्लियर है स्टूडेंट्स अगर आप लोग, अच्छा यहां तक मैंने किया, जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास तो मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आप लोगों को हम लोग साथ में स्कैनर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये रहा स्कैनर। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़े थे साथ में उनके स्कैनर भी सॉल्व करे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सब स्कैनर के क्वेश्चन हैं जो कि हमने साथ में सॉल्व किए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास तो मेरी बुक नोट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, या बहुत से बच्चों ने सिर्फ नोट्स भी परचेज किए हैं उनके पास भी पहुंच चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को सोशल मीडिया पर देख रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, और अगर आप क्लासेस परचेज करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो मैं बता देता हूं हमारी क्लासेस बच्चों आप हमारे ऐप पर भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप हमारी क्लासेस को हमारे ऐप पर भी परचेज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित बंसल क्लासेस, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का अपने ऐप का सबका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। अगर बच्चों आप गूगल ड्राइव पर परचेज करना चाहते हो, गूगल ड्राइव पर भी अवेलेबल है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हमारी पूरी टीम है आपको अच्छे से रेस्पॉन्स दे। मैं बता देता हूं बच्चों कि हमारी जब आप क्लास परचेज करोगे तो कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, पूरा सीएमए मॉड्यूल फॉलो किया जाता है, स्कैनर पूरा क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा, आपको हार्ड कॉपी नोट्स होम डिलीवरी होगी ऑल ओवर इंडिया, सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज क्लासेस एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगी। और ये सब कुछ बच्चों आपके एग्जाम तक अनलिमिटेड रहेगा, आप जितनी बार चाहें इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस की फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, इंडिया में शायद सबसे कम हमारी ही क्लासेस की फीस है। तो अगर आप परचेज करना चाहें तो ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।